और बिल्डिंग न्यू इंडिया में अब बारी है बात इस बात की करेंगे कि कैसे स्वास्थ्य, सेहत, साथ ही आयुर्वेद, हर्बल को कैसे अपने जीवन में आप अपना सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने अगले पैनल को। ससम्मान मिस्टर अरविंद जायसवाल जी श्री द्वारका मेमोरियल हॉस्पिटल से हैं। आपका स्वागत है, तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर मिस्टर अरविंद जायसवाल जी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर पल्लवी मनुदेव गौड़ा जी को, जो पीहू एक आवाज। पल्लवी जी अक्सर अपने जो काम हैं उस आवाज से पहचानी जाती है और हर्बल इंडिया को लेकर आज बात होगी, तो पल्लवी जी काफी खास बातें हमें बताने वाली हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू कीर्ति। बहुत शुक्रिया तृप्ति आपका। आप भी इस पैनल को ज्वाइन करिए और इन खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये कैसे मदद कर रहे हैं बिल्डिंग न्यू इंडिया को लेकर के। मेरा सबसे पहला सवाल पीहू जी आपसे रहेगा। हर्बल की जब हम बात करते हैं, पीहू हर्बल, किस तरह से इसकी आपने शुरुआत करी है, इसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या रही थी? हेलो जी, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले सी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि मंच पे बैठ के हम अपना बिजनेस, जो कि छत्तीसगढ़ फ्यूचर बिल्डिंग को, हमने छत्तीसगढ़ को बनते जीरो से देखा है। सन 2000 में मैं आई रायपुर छत्तीसगढ़, तब और आज के रायपुर और आज के छत्तीसगढ़ में हाथी घोड़े का आसमान का अंतर है। कहने का मतलब जिस छत्तीसगढ़ में हम आए थे, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में बना, तो 2 नवंबर को मैं आई थी, मेरा जन्मदिन। छत्तीसगढ़ 25 साल हमने समय दिया और मुझे गर्व है कि आज छत्तीसगढ़ के पास बिल्डिंग न्यू इंडिया जो कंसेप्ट लेके जी आया है। तो मैं कहना चाहती हूँ आज की तारीख में हमारे छत्तीसगढ़ रूरल में ये प्लान लेके चल रहा है कि 300 इंडस्ट्रियल पार्क रेडी होंगे। 300 इंडस्ट्रियल पार्क का छत्तीसगढ़ ने स्वप्न देखा है और उनमें कि आज 19 इंडस्ट्रियल पार्क छत्तीसगढ़ रूरल में ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। हमारे छत्तीसगढ़ में हर्बल, मैं इसलिए बार बार मंच पे बोलती हूँ कि व्यवसाय जीवन, जिंदगी, पहले हमारी हेल्थ ही नहीं होगी। अगर यूसुफ सर जितने इतने टैलेंटेड हॉस्पिटल, अच्छे लोग जिनकी सोच हर्बल ही नहीं होगा, तो मुझे नहीं लग रहा हम इंसान का अस्तित्व होगा। व्यवसाय, रोटी, कपड़ा, मकान सब तब पूरा होगा कि पहले हमारी हेल्थ। और हेल्थ के लिए आज भी मैं अपनी पर्सनल सोच है कि मैं हर्बल को ही मानती हूँ। तो मैंने हर्बल बिजनेस को इसलिए अपनाया, मेरा क्वालिफिकेशन इंदौर एमपी में मैंने अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से, पीएचडी में भी हर्बल प्रोडक्ट इम्पैक्ट, कोल, माइन, स्टील, डोलोमाइट, सीमेंट, दोज ऑल प्रोडक्ट्स आर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इट गिविंग अस नॉट अ पोल्यूशन फ्री। मैं बार बार कहती हूँ कि हमसे पहली पैनल में यूसुफ सर ने बोला, मैं 100% एग्री हूँ। स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन, जहाँ हम 24 घंटे मैडम निवास करेंगे, वहाँ अगर हमें नेचुरल एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, खाने पीने में हमारी डेली रूटीन हैबिट में अगर हम शुद्धतम वातावरण नहीं एक्वायर्ड कर रहे हैं, तो कैंसर जैसी बीमारियां आएगी। तो इसी सोच के साथ में हर्बल इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन भी करती हूँ। रेलवे में मैं जो चाय बेचती हूँ, मैं एकमात्र इंसान हूँ कि मैं मेरी प्रोडक्ट में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। शानदार है पहल आपकी, और इसीलिए कहते हैं कि पीहू एक आवाज। आपकी आवाज काफी बुनियादी है। और हमारे साथ में अगले गेस्ट भी जुड़ गए हैं, राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा जी को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर, लेकिन हम जोरदार तालियों से स्वागत करिए। राकेश शर्मा जी हमारे साथ में हैं, पहुंचे हैं, बड़ी दूर से आए हैं हमारे साथ में, और आज चर्चा करेंगे बिल्डिंग न्यू इंडिया को लेकर। और चर्चा की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं अरविंद जायसवाल जी के पास में। अरविंद जी, आपके जीवन का मकसद क्या? क्योंकि हमने देखा कि समाज सेवा के क्षेत्र में आप लंबे वक्त से हैं। जीवन ज्योति, कितना प्रकाश बिखेरा है आपने लोगों के जीवन में? साथियों, कभी घमंड मत करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना तो वही रहते हैं, सिर्फ तस्वीर बदलती रहती है। देखिए, हमारे अंदर समाज सेवा की भावना बहुत कम उम्र से था। जब पिताजी
हम क्लास 8 में पढ़ा करते थे, तो सुबह सो कर उठते 2-4 लोग हमारे दरवाजे पे ज़रूर आते थे। हमारे पिताजी एक शिक्षक थे, तो मैं देखता रहता था आखिर ये क्यों आते हैं, शिक्षक हैं, अभी थोड़ी देर में पढ़ाने के लिए चले जाएंगे, लेकिन इनकी क्या ज़रूरत है इनके पास। तो हमने देखा हमेशा कभी न कभी किसी न किसी रूप में उनका मदद किया करते थे। यह भावना हमारे अंदर जागा कि अगर हमारे पिताजी ने संस्कार दिया है तो हमारा नैतिक धर्म, नैतिक कर्तव्य भी है, हमें भी सेवा सहयोग की भावना से काम करनी चाहिए। हमने उम्र बढ़ता गया, अपना काम ईमानदारी से करते रहा, सिर्फ मौके का तलाश करता रहा, कब हमें सेवा का मौका मिलेगा, रूप चाहे कुछ भी हो हम सेवा करेंगे। क्योंकि मानव धर्म को सार्थक करने के लिए अगर इंसान चाह ले कि यह हमारे मानव धर्म सार्थक हो, तो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वह कुछ भी करने को कर गुजरता है। हमने तो एक सेवा का भाव लेकर सिर्फ आया है, सिर्फ सेवा का भाव लेकर आया है। हमारे अंदर 4 भाव निहित है: सेवा, सहयोग, समर्पण। सेवा, सहयोग, समर्पण, यह भाव लेकर अपने अंदर मैं आया हूँ। और 14 मई को हमने हमेशा से सेवा किया किसी न किसी रूप में। पिताजी के देहांत होने के बाद हमने एक प्रण किया कि एक छोटी सी अस्पताल बनाएंगे। हालांकि हमारे पास उतनी पूंजी नहीं थी, हम एक फार्मासिस्ट हैं, सिर्फ मेडिकल के व्यवसायिक हैं, क्योंकि मेडिकल भी एक समाज सेवा से ही जुड़ा होता है। हमारा भाव मेडिकल भी सेवा होता है, क्योंकि जब कोई पेशेंट आधा रात में भी हमारे पास दवाइयाँ लेने के आता है, हम कभी इस बात का जिक्र नहीं करते कि वो दवाई कितने की होगी और प्रॉफिट हम उससे कितना कमाएंगे। वह चाहे 1 रुपए की दवाई हो, हम आधा रात में उनको दवाई देते हैं। अगर वह मरीज ठीक हो जाते हैं, नहीं भी होते हैं, तो जरूर वह आकर हमको बताते हैं कि भाई आपके दवा देने तो से लोगों की मदद करने की इच्छा रखते हैं और कहीं ना कहीं कोशिश यही रहती है कि उनकी मदद किसी भी तरीके से की जाए। अब लौटूंगी मैं आपके पास। राकेश शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा। साल 2016-17 की बात करते हैं तो 16 किलो का ट्यूमर, एक आदिवासी महिला, वहां से आपने उसको रिमूव किया, उस कहानी के बारे में कुछ बताइएगा। जी, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, बैकुंठपुर, छत्तीसगढ़, यहाँ पर मेरा अपना अस्पताल है। मैं, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर रजनी शर्मा जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास एक लोटा बहरा वहाँ गांव है, वहाँ की एक आदिवासी महिला जो कि पेट के दर्द और बड़ी ग्रोथ थी, उसके पेट फूला हुआ था, तो बोले ट्यूमर मास था। हम लोगों ने लगभग 4.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद उस महिला की जान बचाई, क्योंकि एक वाकई में, क्योंकि बहुत छोटी जगह है और एक आदिवासी इलाका, हम लोग इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाए मीडिया में, मगर वो महिला आज भी जिंदा है लोटा बहरा में, और अब वो अपना जीवन यापन कर रही है। तब आई जब उसका सारा खाना बंद हो चुका था और आंतें एक तरफ को आ गई थी, इतना बड़ा ट्यूमर मास था। लोग कहते थे कि प्रेगनेंसी टाइप की है। लगभग 50 वर्ष की महिला है। वहाँ पर अब एक स्कूल है, उसमें वो मध्याह्न भोजन बनाती है और स्वस्थ है। उसके कारण से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था 240-140। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उस ऑपरेशन को करने के लिए बेहोशी देना, और बेहोशी के बाद रिकवर हो पाती है कि नहीं। पहले तो हम लोगों ने कहा कि भाई देखो बहुत छोटी जगह है, हम कोशिश करते हैं। तो बोलती साहब मैं तो मर रही हूँ, आप कोशिश करिए, जान बचेगी तो बहुत अच्छी बात है। तो 3 लोग साथ में थे, तीनों ने ब्लड दिया और वो महिला आज पूरे तरीके से स्वस्थ है। मनिहारो बाई, मनियारो जी, मनियारो बाई एक आदिवासी महिला है। और उसका गांव में अभी गया था पिछले साल, लोटा बहरा, तो लोग मुझे पहचानते नहीं थे। गांव में मैंने पूछा, मैंने भाई मनियारो बाई कहाँ रहती है, तो बोले वो 16.5 किलो वाली। तो मैंने 16.5 किलो वाली मीन्स, बोले नहीं साहब वो शर्मा डॉक्टर हैं बैकुंठपुर में, उन्होंने उसका ऑपरेशन किया था। तो मैं, तुम जानती हो? बोले हम तो नहीं जानते शर्मा डॉक्टर को, तो मैं घर बता सकती हो? तो वो महिला जो थी मेरे साथ में आई, उसके घर तक ले गई और मुझे इससे मिलवाया। ये बहुत अच्छी बात है कि बैकुंठपुर जैसे इलाके में आप स्वास्थ्य सेवा मुहैया करा रहे हैं और इतनी जटिल सर्जरी आपकी तरफ से की गई। और हमारे स्टाफ का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। हम लोग तो थे ही, और क्योंकि करीब वहाँ हम 96-97 से प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं, उसके पहले गवर्नमेंट सेवा में थे। और
इसी क्षेत्र में रहते हुए हमारे दिमाग में एक बात आई कि हम क्यों नहीं इस आदिवासी इलाके में एक दिन फ्री कैंप किया करें। तो 93 में हमने शुरू की थी। तो हर शुक्रवार के दिन गांव में, किसी भी गांव में जाते थे, वहां जाके बैठ जाते थे और जो इतने भी मरीज आए 10, 20, 50, 100 आखिरी मरीज देखने तक वहां देख के उठ के आते थे। ये शुरू से रखा हमने 93 से 96 तक। 97 में फिर जब उसके कारण से कुछ राजनीतिक हमारे ऊपर में दबाव पड़ने लगा, क्योंकि शासकीय सेवा में थे, हमारे 1 साल में 5-6 बार ट्रांसफ़र करवाए, तो वो फिर हमने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद अपना हॉस्पिटल शुरू किया। लेकिन गमछा तो लगाया हुआ है अभी भी आपने। हाँ, ये उसके बाद में अभी हमारा ये गमछा, यही मेरी पहचान है। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक जिला संयोजक हूँ चिकित्सा प्रकोष्ठ का। साथ में अभी मेरा बेटा भी आ गया है MS करके, तो वो उसने अस्पताल संभाल लिया है। पत्नी गायनेकोलॉजिस्ट है। मेरे परिवार में छोटा सा परिवार है हमारा, मगर ठीक है। डॉक्टर पल्लवी जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, पीहू हर्बल को हम जब देखते हैं तो बहुत बेहतरीन काम ये कर रहे हैं। एज अ करियर की अगर बात करें तो ये किस तरह से बाकी महिलाओं के लिए, किस तरह से ये एक प्रेरणावर्धक साबित होता है? जी, पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड, पीहू एक आवाज़। बचपन से मेरा गला खराब था, आयुर्वेदिक औषधि को अपनाते अपनाते मुझे इतना अच्छा लगा। माननीय श्री प्रमोद भाई जी, आज सौरव सुंदरानी जी हमारी रिक्वेस्ट पे दौड़ के आए। तो मैं सबसे पहले तो पीहू एक आवाज़ के लिए एक खुशखबरी है कि जो फ्यूचर प्लानिंग का आपने मुझसे पूछा, अगर 15 दिन के अंदर विगत हमको एक सफलता मिल गई तो भाई सुंदरानी जी मेरी मदद कर रहे हैं और मैं छत्तीसगढ़ में भारत का पहला इको फ्रेंडली हर्बल, पूरा हर्बल पे डिपेंडेंट, पूरा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पे मैं पूरा का पूरा एक तालाब खरीद रही हूँ। विदिन 10 डेज हमारा प्रोजेक्ट और हमारा सपना सही रहा तो हम चाहे शासन में भाजपा हो कि कांग्रेस, मैं एक इंडिविजुअल वैयक्तिक रूप से आपको बताते हुए खुशी करूंगी कि पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड में छत्तीसगढ़ में सबसे पहली आयुर्वेदिक स्मोक थेरेपी लॉन्च की 2019 में। ये आयुर्वेदिक स्मोक थेरेपी मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हम जो ये एसी हॉल में बैठे, जो कारपेट है, जो प्लास्टिक की पानी बोतल है, इससे जो हमें नुकसान पहुंच रहा है उससे बचना पहले जरूरी है। सर, मैं गर्व के साथ यूसुफ सर, प्रमोद भाई, हमारी पीहू इंडिया की पूरी टीम, भाई आसिफ भाई, सुमन मैडम, आप लोग, हम जो अभी इस वातावरण में रह रहे हैं, इसमें कोई ब्रांड नहीं है, कोई स्टिकर नहीं है। ये हमारे लिए एक तरीके से पॉइजन है। मैं कहते हुए बहुत स्पष्ट इंसान हूँ। प्लास्टिक छोड़ो, बड़े बड़े महानुभाव बोलेंगे, बट हकीकत में तो एक सिल्क की साड़ी 1000 रेशम के कीड़े मरते हैं तब एक सिल्क की साड़ी बनती है। तो आप मानो कि खेती के प्रोग्राम बेबीलोन कैपिटल में नहीं, आप मेरे साथ बाहर निकलो, कूचापाली माँ चंडी मंदिर। प्रमोद भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आप हमारे राज्य में इको फ्रेंडली पोशाक, वेस्टर्न कमोड, वेस्टर्न प्लास्टिक, चाइना के मोबाइल, जो यूसुफ सर बोले मैं उनसे 100% सहमत हूँ। हर्बल को जोड़िए। इमरजेंसी के दर्द के लिए सर लोग इतने अच्छे हैं कि मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पे आयुर्वेदिक हर्बल के बिना आगे हमारा फ्यूचर नहीं है। हम छत्तीसगढ़ को, कर्नाटक को कंक्रीट का पहाड़ बना रहे हैं। हमें हर्बल के साथ जुड़ना मस्ट है। ये सिल्क के सोफे, ये प्लास्टिक पानी, हमारा संजीवनी हॉस्पिटल में पेशेंट का दर बढ़ेगा। टीबी, क्षय, श्वसन तंत्र की बीमारी, कैंसर, ये सब बीमारियों को हम खुद न्योता दे रहे हैं। हमारे घर में नेचुरल हवा, नेचुरल वातावरण के, मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ और मैं रेलवे में हूँ। ये सतत प्रक्रिया होगी क्योंकि आज भी हम ये नहीं कह सकते। सतत पिछले 7 साल से रेलवे को मैंने आवेदन दिया कि हमको रेलवे में खाने का डब्बा मत दो, पहले एक हॉस्पिटल का डब्बा जोड़ो। अगर हम कोरोना जैसी महामारी से बाहर निकले तो अभी हमें चौंक के रहना है कि ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं तो हमें इमरजेंसी में यूसुफ सर की जरूरत है, न कि ट्रेन में रोटी सब्जी, पनीर की सब्जी। पहले डॉक्टर को जोड़ो, आप पहले हेल्थ को जोड़ो। आज हमारे नेता लोग संसद में हमारे लिए मेहनत करके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ला रहे हैं, बट अगर किसी की तबीयत बिगड़ी
तो पहले हमें स्वास्थ्य की, स्वस्थ ठीक। वातावरण की जरूरत है मैडम। बिल्कुल। और ये अवेयरनेस जो है अगर आप फैला रही है तो काफी अच्छा है कि लगातार 7 साल हो गए और मुझे लगता है कि बहुत से लोग जागरूक भी हुए हैं 35-36 साल से हम स्वास्थ्य पे डिपेंड है। बिल्कुल। मैं समाज शास्त्र की स्टूडेंट हाँ। 36 साल से और हूँ। समाज से जुड़े हैं अरविंद जी के पास एक बार चल लेते हैं। अरविंद जी, प्रतापपुर को हम जब जानते हैं ना तो ऐसा लगता है बस हाथियों का जमावड़ा है, डेरा जमा हुआ है, हाथी बढ़िया विचरण करने पहुंचे हुए हैं, हम जो सुनते हैं समाचारों में। और प्रतापपुर बड़ा दुर्गम इलाका है, छत्तीसगढ़ का उत्तर मुकुट सरगुजा संभाग। आपको क्या लगता है, क्या चुनौतियां वहां आपने देखी और फिर उन चुनौतियों को हल करने के लिए कितना आप योगदान दे रहे हैं? क्या आपने वहां पे काम, मूलतः कौन कौन से काम किए? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि हाथी हमारे भगवान होते हैं हिंदू धर्म में। तो भगवान तो अपने भक्त के पास रहेंगे ही, हम भी उनसे दूर नहीं जाना चाहते, तो हाथी के पास हम हमेशा रहना चाहते हैं। दूसरी बात देखिए, समाज सेवा की भावना तो हमारे अंदर आई। अभी 14 मई रिसेंटली हमारा 45 साल उम्र पूरा हुआ। हमने अपने जन्मदिन को मनाने के लिए कुछ एक अलग से विचार आया, 1-2 दिन पहले ही आया, 12 मई को आया। उसमें हमने क्या किया कि गरीबों को या उन वर्ग को, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को, जिनको हम अपने किसी भी कार्यक्रम में, हम या आप कभी अपने घर कार्यक्रम में नहीं बुला पाते हैं, तो हमने एक निर्णय लिया कि यह जन्मदिन हम उन गरीबों के बीच में, उनके परिवार के बीच में मनाएं। तो शायद इसमें जो खर्च हम करते हैं अपने जन्मदिन के उत्सव में दोस्तों के साथ या किसी ऐसे होटल में पार्टी करके, तो इससे यह एक बहुत सार्थक मेरी पहल होगी। हुआ ऐसा ही, 1200 गरीबों को हमने शानदार इनवाइट किया और सम्मान पूर्वक बुजुर्गों या किसी भी वर्ग, किसी भी जाति के हों का पैर धोकर साल श्री फल से भेंट किया और स्वादिष्ट पोषण युक्त उनको खाना खिलाया। उस दिन हमको लगा, हमने उनको एहसास कराया इस बात का कि हम आपसे अलग नहीं हैं, आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने यह माना कि मेरे पिताजी नहीं हैं, लेकिन हर बुजुर्ग हमारे नज़र में एक पिताजी ही दिखते हैं। तो हमारा एक बच्चे का जो अपने माता पिता के लिए धर्म होता है, समाज के प्रति जो धर्म होता है, वो निभाने का प्रयास किया और बहुत सारा आशीर्वाद उनसे मिला। इसके बाद हमने अपने जन्मदिन को इतना ज़्यादा उत्साहित हुआ कि उस जन्मदिन को हमने पखवाड़ा के रूप में मनाना चालू किया, क्योंकि एक साथ हम 20,000 लगभग आबादी वाले जगह में रहते हैं, सबको हम भोजन हर गरीबों को नहीं करा सकते। फिर हमने हर एक सप्ताह में पैसा धीरे धीरे कमाते गया और इस आयोजन को अन्य किसी वार्डों में जहां गरीब तबके के लोग रहते हैं, निम्न वर्ग के रहते हैं, यही प्रक्रिया के तहत मैंने लगभग अभी तक में 7,000 लोगों को भोजन करा चुका है। 15 दिन तक पूरी मेरी जन्मदिन चली। इसके बाद भी हमारे को आत्मसंतुष्टि नहीं मिला और यह 1.5 माह तक चला। लगभग 40 दिन पूरा करने के बाद एक जगह मेरी बड़ी कार्यक्रम होनी थी गरीबों के बीच में, वहाँ किसी का आकस्मिक निधन हो गया गरीब परिवार में। उनके समाज के लोग हमारे दुकान में मिलने के लिए आए, भैया आप समाज सेवा कर रहे हैं, इन गरीब का भी आप मदद कीजिए। तो हमने उनको एहसास दिलाया भाई कि हमने पहले तो आप इस बात को स्वीकार मत कीजिए कि आप गरीब हैं। गरीब इंसान कभी नहीं होता है, क्योंकि सरकार इतनी संसाधन आपको दे रही है। हमने एक सिर्फ यही प्रयास किया है कि आपके दिल में जगह बनाए, आपके अंदर खुशियां लौटाए। हाँ। सब कुछ आपके पास है, लेकिन सिर्फ खुशियां हमको कम दिखता है, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, आम जनता खुश नहीं रहेगी, हम कभी खुश नहीं हो चेहरे पे सकते। मुस्कान लेके आते हैं कीर्ति, और सोचिए कि कितने सहज भाव से अपना अनुभव वो बता रहे थे। बिल्कुल अरविंद जी, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर के आते हैं, लेकिन डॉक्टर राकेश शर्मा जी समाज में हरियाली लाने का काम कर रहे हैं। राकेश शर्मा जी, 2000 पेड़ लगाने का लक्ष्य और इसी के साथ ही 5000 से ज्यादा पौधे आप वितरित करते हैं, क्या देखते हैं आने वाले वक्त में समाज को? जी, ये एक बहुत अच्छा विचार मन में आया था पिछले 2 वर्ष से। पिछले वर्ष मैंने 5000 वृक्षों को लगाने का संकल्प लिया था और मेरे जितने भी खुद के पेड़ जमीन है उसमें बाउंड्री में हर 10 फुट की दूरी पर फलदार वृक्ष लगाए। इस साल बहुत सारे पेड़ों में फल आने लगे और बाकी के जो थे, जब भी मरीज की छुट्टी करते थे हम, तो वो गर्भवती महिला के साथ में जैसी उसकी कैपेसिटी होती थी, बाड़ी में जितना है जगह है, तो 5 पेड़ 10 पेड़ हमारा ड्राइवर जाता था, तो मैं तुम खुद अपने हाथ से लगाना और ला के मेरे को फ़ोटो भेजना। तो वो एक अच्छा मतलब एक प्रयास रहा था पिछले साल बरसात भर का, तो उसमें लगभग 3000 से ज़्यादा पेड़ घर में लगा के आए थे।
तो वो हमने उसको ये भी एश्योरेंस करते थे पेशेंट को कि देखो भाई अगले बार हम आएंगे तुम्हारे बच्चे के जन्मदिन पे तो एक तुम्हारा ये और 10 पेड़ ये, तो 11 लोगों का एक साथ बर्थडे मनाएंगे। हो सकता है मैं ना जा पाऊँ, मगर उसको तो ये उम्मीद है कि डॉक्टर साहब हो सकता है मेरे यहाँ आएँ, तो वो अपने बच्चों की तरह उन पेड़ों की भी देखभाल कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। इस साल भी हमने करीब 1500 पेड़ फलदार वृक्ष मंगवाए हैं और ये नियमित रूप से चल रहा है। और ये बहुत अच्छी पहल है। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी स्कूल के बच्चों से आह्वान किया है कि एक पेड़ अपनी माता के नाम पे लगाइए ताकि आप उनकी अच्छी देखभाल कर सकें, तो ये एक अच्छी सोच है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आप आदिवासी लोगों के बीच में काम करते हैं, दूसरी बात ये कि जब किन चुनौतियों के साथ आपने उस इलाके में अस्पताल खोला और आदिवासियों को अस्पताल तक इलाज तक लेके जाना आना, ये कितना संभव हो पाया है आज की स्थिति में? देखिए, मैं सन 83 से बैकुंठपुर में हूँ। पहले शासकीय सेवा में पदस्थ था, तो इस आदिवासी इलाके का, मेरे यहाँ के क्षेत्र का एक एक गांव, मुझे लगता है कि पहले मेरे पास स्कूटर था, मोटरसाइकिल थी, मैं उससे जाया करता था, पहुँचवीन रास्ते थे और उस समय एपिडेमिक्स हुआ करते थे छोटी छोटी चीज़ों में कि भाई दस्त हैं, उल्टी दस्त की खबर आई और हम लोग जाते थे, कैंप लगाते थे। तो हम इस इलाके के आदिवासी लोगों को एकदम अंदर जड़ तक जानते हैं कि ये कितनी इनकी कैपेसिटी है और क्या ये कर सकते हैं, तो जाके पूरा प्रयास करते थे और उसी में से हमारे भावना आई थी कि हम एक दिन क्यों नहीं इन सब के बीच में गांव में ही जाएं और उस गांव में जाके बैठें। 6 दिन तो हम अपनी डॉक्टरी करते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, तो उस दिन फ्राइडे का दिन हमने चुना था। तो उस दिन 1 बजे से लेके शाम के 6-7 जब भी बजता था, आखिरी मरीज देख के वहाँ से उस गाँव से आते थे। ये सिलसिला लगभग 4 साल चला, 97 तक ही चला था। और देखिए, उसका परिणाम एक होता है कि मैं देखता हूँ ईश्वर हमारे संसार में, इसी दुनिया में है। हम जो देखते हैं, हम तो इतनी छोटी जगह थे, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम अपने बच्चों को हम आगे पढ़ा पाएंगे। मेरी एक बेटी IAS ऑफिसर है, 2010 बैच की, उसने भी पिछले साल रायबरेली में थी, तो उसने 53 लाख पेड़ लगाए थे रायबरेली ज़िले में। इस साल गोंडा में है, तो गोंडा में उसने 65 लाख पेड़ लगाए हैं। तो ये एक वही जो ये हम दोनों में मिलना चाहिए, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं भी उसको कहता हूँ, बेटा तुम जितना कर सकते हो करो। और आप आते भी तो बैकुंठपुर से है, सरगुजा सबसे ज्यादा घना, मतलब फेफड़ा कहा जाए हिंदुस्तान का तो गलत नहीं निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर हम कोशिश ये करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं ये जिसमें कि मिलावट, ऑर्गेनिक वो चीज़ें न मिले, ठीक, सारी चीज़ें प्योर। जैसे हमारे यहाँ पे खेतों में भी हम उसी तरीके से प्रयास करते हैं। हाँ। तो गेहूं, चावल, दाल, सब्जियां, हाँ। ये सारी चीजें हमको प्योर मिलती हैं। मतलब भले आप राजनीति में हैं, लेकिन डॉक्टर के सेहत के गुण आपने अभी लगातार यहाँ भी बताए हैं और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही आदिवासी इलाकों की सेवा करते रहे और आप भी, और आप तो हर्बल को लेकर के एक मुहिम छेड़ रखी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओवर टू यू कीर्ति। तो इस पैनल को हमने सुना और इस पैनल के जरिए हमने जानने की कोशिश करी है कि आखिरकार कैसे ये समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो समाज को मदद पहुंचाने के जरिए हो, उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश हो, या फिर हर्बल के जरिए कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश हो। बहुत शुक्रिया है फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए।